हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का सेकंड रिवीजन वीडियो है बेटे। मतलब आज हमारा एएस 10 का रिवीजन वीडियो का सेकंड पार्ट है। और मैंने आपको पिछले पार्ट में पार्ट 1 में एएस 10 के 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए थे। एप्लीकेबिलिटी हो गया, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के बाद आउट ऑफ स्कोप हो गया, फिर इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब परचेज करने के 6 तरीके बताए थे आपको पीपीई को, और फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हो गया, डे टू डे रिपेयर और इम्प्रूवमेंट्स। 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में रिवाइज कराए थे। और आज के इस बेटे सेकंड पार्ट में मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 में खड़ा हूं, जिसमें है मेजरमेंट ऑफ पीपीई। यहां से हम रिवीजन शुरू करेंगे और आज हम एएस 10 का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। जितने कॉन्सेप्ट पेंडिंग है सारे रिवाइज करा दूंगा। किसी भी स्टूडेंट को मेरी बोलने की स्पीड कम लगे, स्पीड आप एडजस्ट कर लेना बेटे, जैसे आप करते आए हैं। स्पीड बढ़ाना आपके हाथ में है। 1.5x पे देखना है कि आपने उससे ज्यादा पे देखना है, वो आपके हाथ में है। मैं अपना आराम से बोलता रहूंगा। मैं फास्ट बोलूंगा, आप स्लो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं स्लो बोलूंगा आप फास्ट कर सकते हो। तो मेरा जो पढ़ाने का टेक्सचर है बेटे वो स्लो ही है, तो आप प्लीज स्पीड देख लेना। मैं कॉन्सेप्ट शुरू करता हूं। ये वही नोट्स हैं जो मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे। प्लीज आप अपनी क्लास कॉपी खोलो। मैंने आपको जब क्लास में मेजरमेंट ऑफ पीपी लिखवाया था बेटे, तो मैंने आपको बोला था कि मेरे पास 2 मॉडल हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 2 मॉडल्स की बात करता है जिस पे आप अपना पीपीई को मेजर कर सकते हैं। पहला है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। और मैंने एक बात और बताई थी कि इन दोनों में से कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, लेट द मैनेजमेंट डिसाइड। मैनेजमेंट को डिसाइड करने दो। ऑडिटर का काम नहीं है सलाह देना, ये मैनेजमेंट की चॉइस है। अगर वो कॉस्ट मॉडल लगाना चाहते हैं तो पीपीई को बैलेंस शीट में हम कॉस्ट मॉडल में शो करेंगे। वो रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहते हैं तो उस पर शो कर देंगे। हमें तो अकाउंटिंग आनी चाहिए कि कॉस्ट मॉडल में क्या करना है, रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करना है। और मैंने आपको ढेरों चीजें बताई थी। तो मैंने क्लास में सबसे पहले कॉस्ट मॉडल एक्सप्लेन किया था आपको। कॉस्ट मॉडल में क्या था, अगर कोई भी मैनेजमेंट अपने पीपीई को कॉस्ट मॉडल में रखना चाहती है, बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग है। सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे। मान लो कॉस्ट है 10 लाख रुपए और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे। और मान लो एसेट को खरीदे हुए 3 साल हो गए, तो यहां से 3 साल माइनस करेंगे तो 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। क्यों, 10 लाख की एसेट है, 10 साल लाइफ है, 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए एसएलएम के हिसाब से, 3 साल का डेप्रिसिएशन 3 लाख। तो हमारी एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो आ जाएगी 7 लाख और लाइफ हो जाएगी 7 ईयर। ये आपका कॉस्ट मॉडल है। बस आपको कॉस्ट लिखनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ये आपका कॉस्ट मॉडल है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट मॉडल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हो। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब, मान लो मार्केट वैल्यू है 5.5 लाख। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट एक्सीड करती है मार्केट वैल्यू से तो आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। और जब हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करेंगे, मतलब 7 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट है, 5.5 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है, 1.5 लाख रुपए आप इसको डाउनवर्ड कर सकते हैं फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर सकता हूं 1.5 लाख रुपए का। और मेरी जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है वो 5.5 लाख आ जाएगी। और फिर मैं डेप्रिसिएशन इस पे निकाल दूंगा। कॉस्ट मॉडल में 2 चीजें आप माइनस कर सकते हैं, या तो डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस का सिंपल मीनिंग है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब है अगर आपके एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। और ये जो इंपेयरमेंट लॉस है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मैंने जनरल भाषा में समझाया था। मेन तो हमारा एएस 28 था इसके ऊपर। और यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू हम बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू होती नहीं है, यहाँ पे होती है रिकवरेबल अमाउंट। आपको पता है इस बात का। एएस 28 इंपेयरमेंट लॉस के लिए रिकवरेबल अमाउंट से कंपैरिजन कराता है। और जो रिकवरेबल अमाउंट है ये वैल्यू इन यूज और एनएसपी विच एवर इज हायर से निकलती है। वो एएस 28 में डिटेल में बताया हुआ है कि इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है। एएस 10 में तो जनरल प्रिंसिपल्स है कि अगर आपकी कैरिंग अमाउंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा है आप राइट ऑफ कर लो।
और हम सिर्फ कॉस्ट मॉडल में इतनी बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट मॉडल डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करता है, बस खत्म हो गई बात। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये लो, आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 8 लाख रुपए हो जाए, कैरिंग अमाउंट है 7 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू है 8 लाख, तो आप कॉस्ट मॉडल में अपवर्ड नहीं जा सकते। अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। कॉस्ट से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। अगर आपकी बैलेंस शीट में 7 लाख की एसेट है, मार्केट वैल्यू 8 लाख, आप 1 लाख रुपए बढ़ाना चाहते हैं फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, आप कर ही नहीं सकते। क्यों? कॉस्ट मॉडल सिर्फ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपवर्ड जाना चाहते हैं, 7 लाख रुपए को 8 लाख रुपए करना चाहते हैं, आपको मॉडल चेंज करना पड़ेगा, आपको स्विच करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन मॉडल में। और ये जो हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल है बेटे, ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन अलाउ करता है, अलाउड। अगर मेरे पास मान लो एसेट की कॉस्ट है 10 लाख, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, मैंने क्या करा, डेप्रिसिएशन माइनस किया 3 साल का 3 लाख, 7 लाख 7 ईयर्स, मार्केट वैल्यू मान लो 8 लाख रुपए है, तो रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है आप इसमें 1 लाख रुपए प्लस कर सकते हैं और इसे 8 लाख बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल आपको अपवर्ड रिवैल्यू करने की परमिशन देता है, ये मैंने आपको बताया था। और इसमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, पीपीई अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, और एक आपको नया रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर आप इसको बैलेंस शीट की रेफरेंस में समझे, ये मान लो मेरे पास बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में मेरे पास कैरिंग अमाउंट पड़ी है पीपीई की 7 लाख रुपए, और मैं इसमें प्लस कर रहा हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन 1 लाख रुपए, और इसको 8 लाख बना रहा हूं, तो मेरे को एक यहां पे नया रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। तो ये एंट्री क्या पास हो रही है, पीपीई अकाउंट डेबिट टू आरआर 1 लाख रुपए। ये सिर्फ किसमें अलाउड है, रिवैल्यूएशन मॉडल में। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में आप अपवर्ड जा सकते हैं, यानी कॉस्ट मॉडल में सिर्फ एक गियर लगता है डाउनवर्ड का, रिवैल्यूएशन मॉडल में दोनों गियर लगते हैं, आप अपवर्ड भी जा सकते हो, डाउनवर्ड भी आ सकते हो। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। लेकिन फिर मैंने आपको क्लास में बेटे रिवैल्यूएशन मॉडल की बहुत सारी चीजें बताई थी। पॉइंट नंबर 1, टाइम ड्यूरेशन, शायद आपको याद हो, मैं आपको स्क्रीन से चेक कराता हूं, ठहरो ना। ये मैंने आपको बता दिया, ये हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए। पॉइंट नंबर 1, रिवैल्यूएशन करते कब है, क्या हर साल करते हैं? आंसर इज नो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है अगर कोई भी एंटिटी अपवर्ड रिवैल्यू करना चाहती है तो 3 से 5 साल में एक बार, 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल में एक बार मार्केट वैल्यू चेक करो और आप अपने एसेट्स को ट्रू एंड फेयर दिखा सकते हो मार्केट वैल्यू पे। मैंने गुजरात में कोई फैक्ट्री लगाई थी आज से 50 साल पहले 50,000 रुपए में, आज 50 करोड़ की है, तो लोगों को बताना चाहिए कि हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। मैंने कहीं लैंड खरीदी थी 10 लाख रुपए में, आज 10 करोड़ की है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं अगर मैं उनको रीवैल्यू करके मार्केट वैल्यू पे ले आता हूं तो लोगों को मैं अपनी नेटवर्थ शो कर रहा हूं एक तरह से। तो 3 से 5 साल में एक बार आप टेस्टिंग कर सकते हैं, और अगर कुछ अपवर्ड निकलता है आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि अगर किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अगर तो कंट्री स्टेबल है तो दाम जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे 3 से 5 साल। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशनरी, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं ये अनस्टेबल कंट्रीज हैं, तो इनमें अगर आप दाम देखेंगे तो हर एक साल में ही मतलब 2 गुना 3 गुना ऐसे बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है तो वहां पे रिवैल्यूएशन हर साल भी किया जा सकता है, क्योंकि कंट्री स्टेबल नहीं है, प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये आपको पॉइंट बताया था, ये वाला भी। दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर इंडिया। इंडिया में मोदी जी बैठे हैं, इतना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर मिला हुआ है कंट्री को, सवाल ही नहीं पैदा होता। पॉइंट नंबर 1 हो गया। हम आगे पॉइंट नंबर 2 में। इसमें मैंने आपको बताया था
आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास है फर्नीचर। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सारे एसेट्स पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओगे, आपकी चॉइस है। बिल्डिंग पे आप लगा सकते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, प्लांट पे आप लगा सकते हैं कॉस्ट मॉडल, फर्नीचर पे फिर आप लगा सकते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, आपकी चॉइस है। ये जो सिलेक्शन ऑफ मॉडल है, ये सारे एसेट्स पे इकट्ठा नहीं करना, क्लास वाइज करना है। आपकी चॉइस है कि बिल्डिंग पे कौन सा, प्लांट पे कौन सा, फर्नीचर पे कौन सा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास बिल्डिंग दो है, एक बिल्डिंग बॉम्बे में है, एक बिल्डिंग आपकी दिल्ली में है, जब आप बिल्डिंग पे कोई मॉडल चूज करेंगे तो सारे बिल्डिंग्स पे सेम होगा। आप एसेट वाइज तो मॉडल चेंज कर सकते हैं कि बिल्डिंग पे अलग, प्लांट पे अलग, फर्नीचर पे अलग, लेकिन बिल्डिंग पे जब आप मॉडल चूज करेंगे तो सारे बिल्डिंग्स पे एक जैसा लगेगा। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ एसेट्स पे एक ही मॉडल चलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स के लिए डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं। ये बात मैंने यहां पे बताई थी आपको। फिर मैं आपको लेके आया था थर्ड पॉइंट में, ये अकाउंटिंग एंट्री में आपको बता चुका हूं कि एंट्री पास होती है पीपीई अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो पहला पॉइंट क्या था, 3 से 5 साल में। दूसरा, आप एसेट वाइज मॉडल चूज कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर एसेट्स के लिए एक ही मॉडल रहेगा। तीसरा, पीपी अकाउंट डेबिट टू आरआर करना है। चौथा, इस आरआर का करना क्या है, ये जो आरआर आप क्रिएट करते हैं इसका क्या करेंगे। मैंने आपको बैलेंस शीट में एक वर्किंग बना के दिखाई थी कि आपके पास एक पीपी है 8 लाख रुपए की, आपने इसमें प्लस किया 2 लाख, इसको बना लिया 10 लाख, और यहाँ पे आरआर आ गया 2 लाख रुपए का। आपने एक एंट्री पास कर ली पीपीई अकाउंट डेबिट टू आरआर 2 लाख रुपए। अब इस आरआर का क्या करेंगे, हम इसे अमोटाइज करेंगे बेटे हर साल, अमोटाइज ईच ईयर। कहां करेंगे अमोटाइज, जीआर में। और इसको अमोटाइज करने का तरीका बताया था कि अगर आपकी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है एसएलएम के हिसाब से, तो इसको भी एसएलएम के हिसाब से अमोटाइज करेंगे। अगर आपका डेप्रिसिएशन निकलता है डब्ल्यूडीवी के हिसाब से, तो फिर हम इसको डब्ल्यूडीवी के हिसाब से अमोटाइज करेंगे। और मैंने उसका भी लॉजिक बताया था कि अमोटाइज क्यों कर रहे हैं, शायद आपको याद हो। मान लो यहाँ पे एसेट की लाइफ है 10 ईयर्स, एसेट की लाइफ है 10 ईयर्स। मुझे बताओ, अगर आपने रिवैल्यूएशन नहीं किया होता तो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितना होता, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन 80,000 का होता, लेकिन अब आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 लाख। आपने 2 लाख रुपए वैल्यू बढ़ा दी रिवैल्यूएशन मॉडल में, 8 से 10 पे चले गए, तो आपका डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा। 80,000 का ओरिजिनल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद 1 लाख हो गया, 20,000 से डेप्रिसिएशन बढ़ गया आपका। तो ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है ये आपके पी एंड एल पे बर्डन डालेगा, आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपके फ्री रिजर्व कम हो जाएंगे, आपका डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो AS10 कहता है टेंशन मत लो, हम आपका ये जो आरआर है इसको अमोर्टाइज करवाएंगे जीआर में और फ्री रिजर्व को कॉम्पनसेट करेंगे। तो आपने करना क्या है, ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, इसको डिवाइड करो 10 ईयर से, क्योंकि इधर भी 10 ईयर्स चल रहे हैं। तो 20,000 रुपए हर साल आप अमोर्टाइज करोगे, एक एंट्री पास करोगे आरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर। और इस एंट्री से क्या होगा, हर साल आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 से कम हो जाएगा, हर साल 20,000 से कम हो जाएगा। पहले साल 2, फिर 180, फिर 160, फिर 140, फिर 120, फिर 1 लाख, फिर 80,000, धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर से एसेट की लाइफ खत्म, इधर से आरआर खत्म, और हम हर साल जीआर में पैसे डालते रहेंगे। पुराने वाला जो एएस था वो ये कहता था एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पीएनएल में जा रहा है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी पीएनएल में अमोर्टाइज करो, पीएनएल में कॉन्ट्रा में कट जाएंगे। वो ज्यादा बढ़िया टेक्निक थी। ये कह रहे हैं नहीं, आप जीआर में अमोर्टाइज करो, फ्री रिजर्व को कॉम्पनसेट करो, जो आपके नेट प्रॉफिट पे बर्डन पड़ी है उसको जीआर में कॉम्पनसेट कर रहे हैं, फ्री रिजर्व मेंटेन करवा रहे हैं आपसे। फिर एक और बात बताता हूं, अगर मान लो इस पे आपने 10% डब्ल्यूडीवी लगाना है, डेप्रिसिएशन 10% डब्ल्यूडीवी। तो अगर आप बनाते हैं पीपीई अकाउंट, मान लो ये आपका पीपीई अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख, आपने आरआर जोड़ा 2 लाख, फिर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 9। अगले साल क्या होगा, अगले साल ओपनिंग बैलेंस होगा 9, और फिर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन 90,000 का, फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8.1। डब्ल्यूडीवी में 10% हमेशा कम होता जाएगा,
क्योंकि पहले साल का बैलेंस है 10, तो डेप्रिसिएशन है 1, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 0.9। अब इसका इंपैक्ट आरआर के ऊपर भी आएगा, ये आपका आरआर अकाउंट है। हम लिखेंगे बाय पीपीई 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2GR, 10% डब्ल्यूडीवी है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1.8, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा 1.8, तो फिर इसमें GR लिखेंगे 0.18, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1.62। इस तरह से है। मेरी बात को समझो, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड एसएलएम है तो आरआर पे एसएलएम लगा दो, डेप्रिसिएशन का मेथड डब्ल्यूडीवी है तो फिर आरआर पे डब्ल्यूडीवी लगा दो। जिस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा उसी तरीके से आपका आरआर अमोर्टाइज होता जाएगा, 2GR 2GR 2GR। और एक बात मैंने और बताई थी बेटे आपको, शायद आप भूल गए, कि अगर आपने इस एसेट को बेच दिया, अगर एसेट की लाइफ एक्सपायर होने से पहले आपने इसको बेच दिया 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो अगर आपने एसेट को बेचा, एसेट हट जाएगी यहां से, तो ये आरआर भी आपको हटाना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आरआर को अमोर्टाइज नहीं करेंगे फ्यूचर में, जितना भी आरआर पड़ा होगा वो उसको उठा के जीआर में डाल देंगे। तो ये आरआर को अमोर्टाइज करने का तरीका क्या है, एसेट डेप्रिशिएट होती रहेगी, ये अमोर्टाइज होता रहेगा, ये डेप्रिशिएट होती रहेगी, ये अमोर्टाइज होता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको बेचा तो इसको भी हटाओ, फिर ये इकट्ठा जीआर में चला जाएगा। ये पूरी टेक्निक मैंने आपको क्लास में समझाई थी बेटे, ये पूरी कहानी मैं आपको सुना के आया हूं। एसेट पे एसएलएम, इस पे भी एसएलएम। मान लो अभी तो बताया आपको मैंने, अगर इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो अगर आपका डेप्रिसिएशन 80,000 से 1 लाख हो गया, 20,000 से बढ़ गया, तो हर साल यहां से 20,000 रुपए, इसको भी तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के बराबर अमोर्टाइजेशन लेना आपने, सीधी सी बात है यार। 80,000 का डेप्रिसिएशन 1 लाख हो गया, 20,000 से बढ़ गया, इधर से 20,000 का अमोर्टाइजेशन चालू। और अगर ये 10% डब्ल्यूडीवी है, अगर ये 10% डब्ल्यूडीवी है, तब भी वही बात है, अगर हम इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 लाख, इस पे निकालेंगे तो 80,000, 20,000 फालतू है, तो फिर हमने इस पे भी 10% लगा दिया। फिर अगले साल 2 लाख में से 10% कट गया, 180 रहेगा, 180 का 10% 18, तो डब्ल्यूडीवी से फिर हम अमोर्टाइजेशन परसेंटेज से निकालना शुरू कर देंगे। ये पूरी वर्किंग बेटे मैंने आपको सिखा रखी है, ये देखो ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, देखो ये देखो। अगर डेप्रिसिएशन आपका एसएलएम है तो इस तरह से वर्किंग बनानी है, अगर डब्ल्यूडीवी है तो फिर इस तरह से वर्किंग बनानी है। ये एंट्री हम पास करते रहेंगे। अगर आप एसेट को बेच देते हैं एक्सपायरी से पहले, तो सारा फिर जीआर में ट्रांसफर, सब नोट्स आपकी कॉपी में लिखे हैं, आप चेक करके देखो। फिर आपको मैंने ये एग्जांपल कराया था, ये देखो, आपके पास एक 2 लाख की एसेट है, आपने इसको 3 लाख कर लिया, मार्केट वैल्यू 3 लाख है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 10% डब्ल्यूडीवी है, 2 साल की अकाउंटिंग करके दिखाओ, और ये मानो कि एसेट बेच दी है 3rd ईयर के बिगिनिंग में, तो मैंने बनाया आरआर अकाउंट, मैंने लिखा पीपीई से 1 लाख रुपए, 2 लाख की एसेट 3 लाख होगी तो 1 लाख बढ़ा दिया, जीआर 10% 10,000 रुपए, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 90,000 रुपए, फिर 90,000 यहाँ आ गया, इसका 9,000 जीआर में चला जाएगा, 81,000 रुपीज आ गया, फिर 81,000 रुपीज जीआर में भेज देंगे। क्यों, 2 साल तक तो यूज करते रहे, 3rd ईयर के बिगिनिंग में आपने बेच दिया, तो ये जितना भी 81 है सब उठा के जीआर में डाल देंगे। एसेट यूज करते रहेंगे तो अमोर्टाइजेशन चलता रहेगा, नहीं तो क्लोज कर देंगे। ये अकाउंट बने हुए हैं बेटे, आप देख लेना, ये देखो अकाउंट बने हुए हैं। अगर एसएलएम होता अमोर्टाइजेशन सेम होता, डब्ल्यूडीवी तो कम होना शुरू हो गया, पहले 10 फिर 9 फिर क्लोज कर दिया हमने। ये सारी कहानी सुनाने के बाद अभी भी रीवैल्यूएशन की बात खत्म नहीं हुई। फिर मैं आपको रीवैल्यूएशन के एक्सेप्शनल केसेस पे लेके आया था, एक्सेप्शनल केसेस अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल में अभी भी 2 बातें आपकी बाकी हैं। कैसे, मान लो आपके पास एक पीपीई है और ये है 10 लाख का, आपके पास एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का, और आपके पास इसकी डब्ल्यूडीवी है 8 लाख रुपए की, लाइफ है 10 साल, 2 साल निकल चुके हैं, 8 साल। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो पीपीई अकाउंट है
ये ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन्ड है, और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जब ये दो चीजें आपको दे रखी होती हैं, ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम ये मान लेते हैं कि ये दो अकाउंट अलग अलग हैं, ये एक सेपरेट अकाउंट है, ये एक सेपरेट अकाउंट है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो मार्केट वैल्यू है वो है 12 लाख रुपए, जिसको रिकवरेबल अमाउंट कह देते हैं हम, ये 12 लाख रुपए है। अब आप 8 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट को, 8 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी को 12 लाख करना चाहते हैं, तो आपको पता है 4 लाख रुपए का अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। 8 को 12 करना है, 4 लाख बढ़ेगा। पर ये 4 लाख बढ़ेगा कैसे, इसके प्रेजेंटेशन का तरीका है। आप सीधी एंट्री अगर आप ये पास करेंगे, ये तो ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। 8 को सीधा आप 12 कैसे कर दोगे? आपके पास एक कॉस्ट का अकाउंट है, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, एक आपके पास डब्ल्यूडीवी है। आपको प्रेजेंटेशन मेंटेन करना है तो आपको तरीका तो आना चाहिए। ये एंट्री तो सीधी पास नहीं हो सकती कि 8 के 12 कर दिए तो चलो 4 बढ़ा दो ना। इसका एक तरीका बताया था मैंने आपको प्रेजेंटेशन का, और इसके प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है बेटे? दो मेथड थे हमारे पास, एक है नेट मेथड और एक है ग्रॉस मेथड। इसको बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड और इसको बोलते हैं कॉस्ट मेथड। प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, 8 लाख को 12 लाख करना है अगर आपने, प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको ग्रॉस मेथड बताता हूं, ये सबसे सिंपल है। कैसे? पहले आप कॉस्ट लिखो कितनी है, कॉस्ट तो जी 10 लाख है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कितने है, ये जी 2 लाख है, बहुत बढ़िया। और डब्ल्यूडीवी कितनी है? 8 लाख है। चलो अब मुझे बताओ इसको कितना करना है, इसको 12 करना है जी, इसको 12 करना है। अब मुझे बताओ 8 को 12 करना है तो इंक्रीज कितने परसेंट से आ रहा है? 50% से। अगर आप 8 लाख रुपए में 4 लाख रुपए प्लस करेंगे तो ये 12 बनेगा, तो ये जो 4 लाख रुपए है ये 50% है। अगर मैं 8 को 12 करना चाहता हूं, 4 बढ़ाना चाहता हूं, तो 50% ही बढ़ेगा ना। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि आप 4 लाख रुपए प्लस करना चाहते हैं, हम आपकी बात समझ गए। ये 50% था, ये 50% है किस चीज का? कैरिंग अमाउंट का। तो फिर 50% ये भी बढ़ाओ, ये भी 50% बढ़ाओ, और इसको भी 50% बढ़ाओ, ये 5 लाख बढ़ाओ इसको भी। अगर आप अपनी कैरिंग अमाउंट को 50% से बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी बुक्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 50% से बढ़ाओ और ओरिजिनल कॉस्ट भी 50% से बढ़ाओ। 10 लाख का 50% 5 लाख, 2 लाख का 50% 1 लाख, तभी ये 4 लाख बढ़ सकता है। आप सीधा 4 लाख कैसे बढ़ा दोगे? आपको कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बढ़ा के 4 लाख निकालना है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तभी ये 12 होगा। अगर आप 8 को 12 करना चाहते हैं तो पहले 10 को 15 करो और 2 को 3 करो। और मैंने इसकी एक एंट्री पास कराई थी आपको, पीपीई अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख, और फिर जाएगा आरआर में 4 लाख। आप सीधा आरआर में नहीं जा सकते, आपको अपनी कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन भी बढ़ाना पड़ेगा, तब आरआर क्रिएट होगा, तब आपकी बैलेंस शीट में 3 अकाउंट बैलेंस होंगे। तो जब हम रीवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं तो कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है आपको साथ में। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस मेथड। ये ग्रॉस मेथड है, मेरी बात समझे आप? तो जितने परसेंट से आप अपनी कैरिंग अमाउंट बढ़ाएंगे उतना आपको कॉस्ट और डेप्रिसिएशन भी बढ़ानी पड़ेगी, और उसकी एक एंट्री ये पास करनी पड़ेगी। इफेक्ट 4 लाख का ही आना है, क्योंकि ये जो अगर आप 5 बढ़ा के 5 डेबिट करके 1 क्रेडिट करेंगे, नेट इफेक्ट तो 4 का ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा टेक्निक था? ग्रॉस मेथड। एक और बताया था आपको, और वो था नेट मेथड। नेट मेथड क्या कहता है? अगर हम बात करते हैं नेट मेथड में, तो ये कहते हैं सबसे पहले इस पीएफडी को खत्म करो।
अगर आप सीधी एंट्री पास करना चाहते हो ना 4 लाख की, तो पहले इस पीएफडी को खत्म करो, एक एंट्री पास करो, पीएफडी अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू पीपीई 2 लाख रुपए। बताओ इस एंट्री से क्या होगा? आपने अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर दिया और आपके एसेट्स को आपने 2 लाख से कम कर दिए। अब आपकी एसेट सीधा 8 लाख पे नजर आएगी। हमने कॉस्ट भी क्लोज कर दी, डेप्रिसिएशन भी क्लोज कर दिया, हमने कैरिंग अमाउंट बना ली। मैंने अपना डेप्रिसिएशन ही क्लोज कर दिया, तो जब मेरा पीएफडी अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो मेरी एसेट कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगी। अब मैं सीधी एंट्री पास कर सकता हूं, पीपीई अकाउंट डेबिट टू आरआर 4 लाख रुपए। और अब मुझे बैलेंस शीट में ना कॉस्ट दिखानी है ना पीएफडी दिखाना है, मैं सीधा 12 लाख पे शो करूंगा कि 8 के 12 हो गए हैं जी, 4 बढ़ा दिया मैंने। तो फिर आपको ये भी कैंसिल करना पड़ेगा, ये भी कैंसिल करना पड़ेगा, अपनी एसेट को डब्ल्यूडीवी पे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप अपने एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाना चाहते हैं तो ग्रॉस मेथड प्रोपोर्शनली सबको बढ़ाओ। अगर आप सीधा डब्ल्यूडीवी पे आना चाहते हैं तो पहले प्रोविजन क्लोज कर दो। ये पूरी कहानी आपको मैंने बेटे यहां समझाई थी। ये देखो आप कि मेरे पास कॉस्ट है 2 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन है 80,000 का। अगर 2 लाख की कॉस्ट है, 80,000 का डेप्रिसिएशन है, तो 1,20 की मेरे पास कैरिंग अमाउंट है। मैं मार्केट वैल्यू कितनी बनाना चाहता हूँ? 1,80, तो 50% बढ़ रही है ये, 50% फिर इसको भी बढ़ाओ, तो फिर 50% इसको भी बढ़ाओ, तो फिर एंट्री क्या बनेगी? पीपी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू पीएफडी कितना 40 और टू आरआर कितना 60। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, आप इसकी एंट्री पास करो, पीएफडी अकाउंट डेबिट टू पीपीई 80,000 रुपए का, इसको क्लोज करो, इसको बंद कर दो, आपकी एसेट डब्ल्यूडीवी पे आ गई। अब आप सीधी एंट्री पास करो, पीपीई अकाउंट डेबिट 60,000 टू आरआर 60,000 रुपए। ये नेट मेथड है, ये ग्रॉस मेथड है। ये देखो ये नेट मेथड है। पहले हमने पीएफडी को क्लोज कर दिया और फिर सीधा आरआर में डाल दिया। अब आपकी बैलेंस शीट में एसेट डब्ल्यूडीवी पे आएगी। एक और मेथड है हमारे पास, ग्रॉस मेथड। ये रहा प्रोपोर्शनेट बढ़ाया हमने, 50% से ये सारे बढ़ा दिए, 50% से सारे बढ़ा दिए और इसकी ये एंट्री पास कर दी। आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो ग्रॉस मेथड ही लगा के आना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। स्टेटमेंट बना के दिखाना उसको। ये पूरी कहानी आपको मैंने बताई है बेटे। फिर हम आ गए थे सेकंड केस में। सेकंड केस में रिवैल्यूएशन मॉडल में है और आपको सेकंड केस भी फेस करना पड़ सकता है। और इसमें क्या था कि अपवर्ड डाउनवर्ड का मिक्स हो सकता है, कभी अपवर्ड हो गया, कभी डाउनवर्ड हो गया, कभी डाउनवर्ड हो गया, कभी अपवर्ड हो गया। कैसे? मैंने आपको क्लास में बताया था, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है मान लो 8 लाख रुपए की पीपीई की। फर्स्ट ईयर मान लो मार्केट वैल्यू है 12 लाख, तो अगर 8 लाख के 12 करने हैं तो 4 प्लस हो गए। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मार्केट वैल्यू मान लेते हैं हो गई 9 लाख रुपए। तो मैंने यहां पे अपवर्ड और डाउनवर्ड को आपस में लिंक किया था। ये केस क्या बनता है? ये बनता है फर्स्ट अपवर्ड और फिर बनता है देन डाउनवर्ड। पहले तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई और फिर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, ये केस बनता है। तो हमने इसमें एक एंट्री पास की थी फर्स्ट ईयर में, पीपीई अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू आरआर 4 लाख रुपए। फिर हम आ गए थे सेकेंड ईयर में। मुझे एक बात बताओ, 8 लाख की वैल्यू थी, 4 लाख आपने प्लस कर लिए, ये हो गए 12, लेकिन अब इसकी वैल्यू है 9 लाख रुपए। बताओ कितना रिड्यूस करना है आपने? 3 लाख रुपए। 12 को 9 बनाना है तो 3 लाख कम करने पड़ेंगे। इसको आप बोलते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस जाता है पी एंड एल में, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? यही तो AS10 ने बताया था कि अगर आप इंपेयरमेंट कर रहे हैं तो पहले ये चेक करो कि पास्ट में कभी रिवैल्यूएशन तो नहीं हुआ, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा, सीधा पी एंड एल में नहीं जाना। एक नॉर्मल एसेट के इंपेयरमेंट में और एक रीवैल्यूड एसेट के इंपेयरमेंट में फर्क होता है। अगर आप किसी रीवैल्यूड एसेट का इंपेयरमेंट करेंगे तो आपको पी एंड एल में नहीं जाना, पहले आप इस आरआर को यूज करोगे। तो आप एक एंट्री पास करोगे, आरआर अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए
टू पीपीई। मैंने ये केस बताया था। फर्स्ट अपवर्ड मतलब आरआर पड़ा है आपके पास, देन डाउनवर्ड, तो AS10 कहता है प्रॉफिट एंड लॉस में इंपेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ नहीं करना, पहले आरआर यूज करो आप, और अगर आरआर आपके पास कम रह जाए तो P&L में राइट ऑफ कर लो। अब मान लो इसी में मैं मार्केट वैल्यू 6 लाख लिखवा देता हूं, तो 12 लाख रुपए की वैल्यू अगर 6 लाख करनी है तो 6 लाख रुपए का लॉस है, तो मैं एंट्री का पास करूंगा, मैं बोलूंगा जी मेरे पास तो आरआर 4 लाख ही पड़ा है, मैं P&L में जाऊंगा 2 लाख रुपए और 6 लाख रुपए की मैंने एसेट की वैल्यू। मैंने सिर्फ इतनी बात बताई थी, फर्स्ट अपवर्ड देन डाउनवर्ड में आपके पास एक आरआर पड़ा हुआ, तो पहले आरआर को यूज करो फिर P&L में जाओ। तो पहले अपवर्ड है तो आरआर बन गया, देन डाउनवर्ड है तो P&L आ गया, तो सीधा P&L में नहीं जाना, पहले जो आपने वैल्यू बढ़ा रखी है उसको कम करो। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। फिर इसका ऑपोजिट केस भी पढ़ा था हमने। कैरिंग अमाउंट है 8 लाख, फर्स्ट ईयर 6 लाख और सेकेंड ईयर मान लेते हैं 9 लाख रुपए है। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, डाउनवर्ड है, तो आपने एंट्री पास की होगी P&L अकाउंट डेबिट टू पीपीई 2 लाख रुपए, क्योंकि ये इंपेयरमेंट लॉस है आपका, इंपेयरमेंट लॉस तो जाते ही P&L में। लेकिन अब आपकी वैल्यू 6 से 9 हो गई, 3 लाख रुपए बढ़ गई, तो आपने 3 लाख का आरआर क्रिएट नहीं करना, आप एक एंट्री पास करेंगे पीपीई डेबिट 3 लाख टू P&L 2 लाख टू आरआर 1 लाख रुपए है भाई। ये लो, ये 2 केस मैंने आपको कराए थे, फर्स्ट अपवर्ड देन डाउनवर्ड, फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड। तो पहले आपने जो ओरिजिनली रिकॉर्ड किया वो रिवर्स होगा, फिर आप उसके बाद नई अकाउंटिंग शुरू करोगे। आरआर पड़ा है, पहले उसको यूज करो फिर P&L में जाओ। अगर आप P&L में राइट ऑफ कर चुके हैं तो पहले वो रिवर्स होगा, फिर हम आरआर में जाएंगे। ये 2 केस मैंने आपको कराए थे। और एक बात और बताई थी कि ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं ये डिटेल में पढ़ेंगे AS28 में। यहां तो जनरल प्रोविजंस हैं, यहां हमने ढंग से नहीं पढ़ा था इसको, ऊपर ऊपर से एक व्यू लिया था, हेलीकॉप्टर व्यू। डिटेल में कहां पढ़ाया था, AS28 में। ये केस AS28 में पढ़ा था, उसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट कराया था मैंने आपको, इंपेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट के नाम से, वहां डिटेल में कराया था, वहां डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी लिया था हमने। अब देखो ना इसमें जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपने 4 लाख का जो आरआर बनाया है, ये आरआर बनाया है, तो ये अमोर्टाइज भी तो हुआ होगा सेकंड ईयर में, तो आरआर की वैल्यू कम हुई होगी, तो जब हम रिवर्स करेंगे तो देखना पड़ेगा आरआर कितना पड़ा है। ये पूरी बात मैंने डिटेल में AS28 में बताई थी आपको, यहां तो जनरली पढ़ा था हमने, ये विदाउट डेप्रिसिएशन डिस्कस किया था हमने। और पेपर में भी जब ये क्वेश्चन आएगा AS10 में से तो विदाउट डेप्रिसिएशन ही आएगा, AS28 में से आएगा तो पूरी कहानी पूछेंगे आपसे। हमारी किताब में क्वेश्चन है, मैंने कराए हैं आपको भाई, अब चेक करो, AS28 में डिटेल में पढ़ाया था। ये पूरा कॉन्सेप्ट करने के बाद, ये सारी कहानी पढ़ने के बाद फिर हम आ गए थे डेप्रिसिएशन पे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7। इसका मतलब ये रीवैल्यूएशन में इतनी सारी चीजें पढ़ी थी हमने, कितने साल में करना है, कौन कौन से एसेट्स पे कौन कौन से मॉडल लगाने हैं, अच्छा क्या एंट्री पास होगी, फिर आरआर का क्या करेंगे, एसेट बेच देंगे तो क्या करेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डाउनवर्ड अपवर्ड का क्या लिंक है, इतनी सारी बातें पढ़ी हमने। और फिर मैं आपको लेके आया कॉन्सेप्ट नंबर 7 में डेप्रिसिएशन। ये तो खैर आसान था बेटे, पहले कभी इस पे AS6 हुआ करता था, लेकिन बाद में ICAI ने इसको विड्रॉ कर लिया था, कहते हैं डेप्रिसिएशन आप पीपीई के साथ ही पढ़ो, अलग से AS की जरूरत नहीं है। अब ये विड्रॉ हो गया, अब तो AS6 है ही नहीं। कहने के लिए तो आपके AS1 to 29 है, लेकिन बीच में एक तो 6 और एक 8, ये 2 AS नहीं है, तो कहने के लिए 29 है लेकिन है 27, क्योंकि 2 एप्लीकेबल ही नहीं है, आपके विड्रॉ हो गए। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था क्लास में 3 मेथड होते हैं, नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। एक जनरल रूल आपको बताया था कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी डेप्रिसिएशन के लिए AS10 के साथ साथ शेड्यूल 2 भी पड़ेगी, क्योंकि शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन की गाइडेंस है, शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट है, तो डेप्रिसिएशन के लिए शेड्यूल 2 रेफर किया जाता है, तो कंपनीज वो पढ़ के ही डेप्रिसिएशन लगाती हैं।
लेकिन अगर कोई कंपनी नहीं है तो इंस्टीट्यूट ने जो बना दिया AS 10 उसको फॉलो कर ले। ये जनरल प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें तो डेप्रिसिएशन के मेथड आने चाहिए। डेप्रिसिएशन के 3 मेथड थे बेटे, एक था SLM, एक था WDV और एक था UOP, ना कि VOP, UOP, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। SLM का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ईयर्स। इसको क्या बोलते हैं? यूजफुल लाइफ। और SLM की सबसे खास बात क्या है? डेप्रिसिएशन हर साल बराबर रहता है। अगर पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है, मान लो एसेट है 10 लाख की, साल्वेज वैल्यू है 1 लाख की, लाइफ है 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन आएगा 90,000, हर साल 90,000 ही आएगा। क्यों? 10 लाख रुपए आपने लगाए हैं, 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, तो 9 लाख रुपए आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। तो 9 लाख रुपए को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, 90,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। डेप्रिसिएशन फ्लक्चुएट नहीं करता, फ्लैट आता है, बिल्कुल सेम। एक होता है WDV, ये कहता है जी ओरिजिनल कॉस्ट लो और एक फिक्स्ड परसेंटेज से आप चार्ज करो। अब मान लो ये 10% रेट है और आपकी एसेट 10 लाख रुपए की है, तो WDV आपको अच्छी तरह से पता है क्या करेगा। पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, दूसरे साल उससे कम आएगा, फिर उससे कम आएगा, फिर उससे कम आएगा, डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। तो WDV को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कह देते हैं। पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख, फिर 90,000, फिर 81,000, फिर 16,200, इस तरह से आएगा। वर्किंग चलती रहेगी, वर्किंग इसी तरह से चलती है बेटे। और WDV को ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। उसका रीजन, पहले साल एसेट नहीं होती है तो ज्यादा कंज्यूम होती है, फिर जैसे जैसे एसेट पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है, डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी कंपनीज WDV को ही प्रेफर करती है। तीसरा है UOP, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ऐसे एसेट्स आते हैं जो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से डिफाइन होते हैं। जैसे प्रोजेक्टर है, मैं फेस टू फेस पढ़ाता था, प्रोजेक्टर लगाता था क्लास में, तो प्रोजेक्टर का एक लैंप होता है, उसकी नंबर ऑफ आवर्स की लाइफ होती है। ये जो थिएटर्स में आप फिल्म देखने जाते हो, तो जो प्रोजेक्टर से वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसकी नंबर ऑफ आवर्स की लाइफ होती है कि 2,000 घंटे चलेगा जी, 3,000 घंटे चलेगा। तो आप चाहे 24 घंटे चला लो और आप चाहे दिन में 3 घंटे चला लो, वो नंबर ऑफ आवर के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। तो उसमें हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट लेते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ले लेते हैं, टोटल यूनिट्स ले लेते हैं। अब 2,000 घंटे की मेरे पास लाइफ है और मैंने करंट ईयर में 500 घंटे यूज किए हैं, तो उसके हिसाब से 300 घंटे यूज करूंगा, उसके हिसाब से 400 घंटे यूज करूंगा, उसके हिसाब से। ये 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। एक में डेप्रिसिएशन फ्लैट रहता है, एक में कम होता जाता है, एक में यूनिट्स के हिसाब से आता है। फिर हमारा मुद्दा उठा था कि कौन से एसेट पे कौन सा मेथड लगाना चाहिए, तो AS 10 कहता है भाई एसेट की नेचर देख लो आप, लेट द मैनेजमेंट डिसाइड। मैनेजमेंट एसेट की नेचर को देखेगी और नेचर के हिसाब से मेथड को डिसाइड करेगी। एक और बात बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे PPE पे SLM लगाओ, सारे PPE पे ना, एसेट वाइज। बिल्डिंग पे अगर आप SLM लगा रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी पे WDV लग सकता है, फर्नीचर पे UOP लग सकता है, एसेट वाइज। तो डिफरेंट एसेट्स पे डिफरेंट मेथड्स लगाए जा सकते हैं। ये पूरी बात बताई थी मैंने, लेकिन कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। ये डेप्रिसिएशन बेटे बिल्कुल सिंपल था, हमने इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया था। और फिर मैं आपको लेके आया था चेंजेस में। मैंने आपको 3 तरह के चेंजेस बताए थे मेरे बच्चे। एक तो था एस्टिमेटेड लाइफ में, एक था साल्वेज वैल्यू में, और एक था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में। किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है, जब जब जैसे आप उसको यूज करते जाते हैं तो यूज करने के बाद पता लगता है कि इसकी लाइफ क्या निकलेगी। साल्वेज वैल्यू चेंज होती रहती है। मैंने जब एसेट खरीदी थी तब लग रहा था साल्वेज वैल्यू 1 लाख रुपए मिल जाएगी, पर मार्केट चेंज हो गई, कम होती जा रही है।
पहले मैंने लगा दिया SLM, 2-3 साल SLM लगाने के बाद मुझे लगा यार SLM सही नहीं है, WDV लगाते हैं। तो 3 तरह के चेंजेस मैंने आपको बताए थे। लाइफ में चेंज हो सकता है, साल्वेज वैल्यू में चेंज हो सकता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज हो सकता है, और सबसे मजे की बात कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन तीनों को चेंज इन एस्टिमेशन मानता है, चेंज इन पॉलिसी नहीं मानता। आप लाइफ चेंज करो, साल्वेज वैल्यू चेंज करो या मेथड चेंज करो, ये चेंज इन एस्टिमेशन है आपका। और चेंज इन एस्टिमेशन की एक खास बात AS5 में मैंने आपको बताई थी, ये प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे होता है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा, फ्यूचर को एडजस्ट करो, पास्ट में जो हो गया, पास्ट में मुड़ के नहीं देखते इसमें। तो मैंने आपको इनके एग्जांपल्स भी कराए थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ओरिजिनल कॉस्ट मान लेते हैं 10 लाख रुपए, लाइफ है 10 ईयर्स, मेरे को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताया गया 3 साल का 3 लाख रुपए, सही है बिल्कुल। तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट चल रही है 7 लाख रुपए और 7 ईयर्स। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन मुझे कहता है कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल निकल गए, इन्होंने इसकी लाइफ को रीअसेस किया तो इनको पता लगा कि ये 7 साल नहीं है, 5 साल ही है। ये जो एसेट है 7 साल नहीं चलेगी, 5 साल ही चलेगी। तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल है, रिमेनिंग लाइफ। तो कोई बात नहीं, तो मैं 7 लाख लूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से, मेरा डेप्रिसिएशन 140 का हो जाएगा, मैं इसको बोलूंगा रिवाइज डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन मैं पास्ट में 1 लाख रुपए लगाता आया हूं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, लेकिन अब लाइफ कम होने से डेप्रिसिएशन फास्ट हो जाएगा। तो लाइफ बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन स्लो हो जाता है, लाइफ कम होगी तो डेप्रिसिएशन, तो मेरा जो फ्यूचर में रिवाइज डेप्रिसिएशन होगा वो रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से होगा। तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर चेंज कर दो। अगर मैं 7 लाख को डिवाइड करता हूं 7 से तो 1 लाख रुपए आता है, 7 लाख को डिवाइड करता हूं 5 से तो 140 आ गया। ये जो डिनोमिनेटर है ये छोटा हो गया, डेप्रिसिएशन फास्ट हो गया। और अगर आपको लगे नहीं नहीं नहीं, इसकी जो लाइफ है वो तो अभी 10 साल और है रिमेनिंग लाइफ, 3 साल आप यूज कर चुके हैं, अभी रिमेनिंग लाइफ 10 और है, टोटल 13 साल है, हमने तो 10 ही सोचे थे 13 निकले। तो कहते कोई बात नहीं, आप लोग रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट और 10 ईयर से डिवाइड करो, डेप्रिसिएशन स्लो कर दो। जो डेप्रिसिएशन पास्ट में 1-1 लाख रुपए लग के आया वो डेप्रिसिएशन 70-70 हजार रुपये हो जाएगा। क्यों? लाइफ बढ़ गई आपकी। 7 ईयर से 5 ईयर्स करेंगे तो लाइफ कम हो रही है, डेप्रिसिएशन फास्ट हो रहा है। 7 ईयर से 10 ईयर्स दोबारा कर देंगे, डेप्रिसिएशन स्लो हो जाएगा। तो ये इस एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिवली बेसिस। पास्ट में क्या हुआ भूल जाओ, आज की बात करो। आज की वैल्यू क्या है? 7 लाख। आज की लाइफ क्या है? 10 ईयर्स। रिवाइज डेप्रिसिएशन 70,000। आज की वैल्यू क्या है? 7 लाख। आज की लाइफ क्या है? 5 ईयर्स। रिवाइज डेप्रिसिएशन 1.4 लाख। रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ, दैट्स इट। पास्ट में जो हो गया खत्म करो। ये मैंने आपको बताया था। एक और चीज बताई थी, मान लो ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख रुपए और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। मेरे पास साल्वेज वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो मेरे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, 9 लाख रुपए 10 ईयर्स। इसमें से 3 साल निकल गए बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो 9 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 90,000, फिर 90,000, फिर 90,000। मैं 3 साल निकाल रहा हूं तो 270 का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो ये आ जाएगी रिमेनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट। बताना बेटे, रिमेनिंग डेप्रिशिएबल कितना? 630, 7 ईयर्स। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में कह रहा है ये जो साल्वेज वैल्यू है 1 लाख रुपए, नहीं जी नहीं, 50,000 ही है, ये रिवाइज्ड है। अब मुझे बताओ, अगर मेरी कॉस्ट है 10 लाख, मेरी साल्वेज वैल्यू है 1 लाख, तो मैं यही मानूंगा ना कि 9 लाख ही डेप्रिशिएट होंगे, क्योंकि 10 लगाए 1 लाख वापस आ जाएंगे, 9 लाख पे डेप्रिसिएशन चालू। लेकिन अब कह रहा नहीं जी साल्वेज वैल्यू तो 50,000 ही है। अच्छा, 10 लाख की कॉस्ट है, 50,000 की साल्वेज वैल्यू है,
इसका मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट 9.5 लाख है, तो आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। तो साल्वेज वैल्यू के कम होने से आपको नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो आपको क्या करना चाहिए, डिक्लाइन इन साल्वेज वैल्यू 50,000 यहां जोड़ो, तो जो रिवाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो 680 हो गई है। लाइफ कितनी है, 7, तो 7 ईयर्स ही है ना। चलो जी, लाइफ भी 5 साल रह गई है, साल्वेज वैल्यू भी चेंज, लाइफ भी चेंज, कोई टेंशन ही नहीं है। 680 लेंगे और रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स ले लेंगे। अगर ये 7 है तो 7 ले लेंगे, कोई और लाइफ है तो वो ले लेंगे, जब एस्टिमेशन चेंज हो ही रहा है तो साल्वेज वैल्यू कम होने से आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, प्लस करना पड़ेगा। साल्वेज वैल्यू बढ़ने से हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब मान लो यहाँ पे बोले नहीं जी नहीं, साल्वेज वैल्यू तो 1.5 लाख है, साल्वेज वैल्यू बढ़ गई, तो साल्वेज वैल्यू बढ़ने से आपको फायदा होगा, तो आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट कम करनी चाहिए। तो फिर हम 50,000 के आगे ब्रैकेट लगा देंगे और ये आपका 580 रह जाएगा। तो ये आपको करना क्या है, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस, जब जागो तभी सवेरा, पास्ट में नहीं देखना आपको, बस जब चेंज आपको बता दे तभी उसको एडजस्ट कर दो। ये चेंज इन साल्वेज वैल्यू। एक और बताया था आपको, ओरिजिनल कॉस्ट है मान लो 10 लाख रुपए, लाइफ है 10 ईयर्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल का बता रहा हूं 2 लाख। अब मेरे पास बचे हैं 8 लाख और लाइफ है 8 साल, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये एसएलएम से 10% डब्ल्यूडीवी में जाना चाहते हैं, मेथड चेंज करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तो आपको 8 लाख लेना है, इस पे 10% लगाना शुरू कर देना है, तो ये 80,000। अगले साल क्या होगा, 7-20, फिर उसका 10% 72,000। जब जागो तभी सवेरा, ये कैरिंग अमाउंट उठाओ, इसको छोड़ो, इस पे 10% लगाना शुरू कर देंगे। पास्ट का डेप्रिसिएशन एसएलएम के हिसाब से 1-1 लाख रुपए निकला होगा, निकलता होगा। अब आपको डब्ल्यूडीवी में जाना है तो कैरिंग अमाउंट उठाओ, उस पर रेट लगाना शुरू कर दो आप, बस प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे, फ्यूचर पे नजर रखो बस आप। ये आपको बताया था, ये सारी चीजें आपको विद एग्जांपल्स कराई हुई हैं। ये सारे एग्जांपल आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं बेटे, क्वेश्चंस भी करा रखे हैं 24, 25, देखो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ये चेंज इन साल्वेज वैल्यू हो गया, इस पे भी क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। चेंज इन मेथड हो गया, इस पे भी एग्जांपल कराए हुए हैं आपको। फिर आपको बताया था मैंने कमेंसमेंट एंड सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जितने पॉइंट अभी चल रहे हैं वो सारे डेप्रिसिएशन के ही हैं। पहले आपको डेप्रिसिएशन के मेथड बताए, फिर आपको डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट बताया, चेंज इन लाइफ का, चेंज इन साल्वेज वैल्यू का, चेंज इन मेथड का। अभी भी डेप्रिसिएशन ही चल रहा है आपका, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 7 में ही हम। डेप्रिसिएशन कब शुरू करना है और कब बंद करना है, सिंपल सी बात है, जब आपकी एसेट रेडी फॉर यूज हो जाए, रेडी फॉर यूज डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, रेडी फॉर यूज और पुट टू यूज में फर्क होता है। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा 1 जनवरी को, पर मैंने लाके रख दिया, उस कंप्यूटर को मैंने यूज करना शुरू किया 1 जुलाई को, तो AS10 कहता है जुलाई नहीं पढ़नी है आपने, 1 जनवरी को आप खरीद के ले आए हो, आपने इंस्टॉल नहीं किया, आपकी गलती, वो अवेलेबल फॉर यूज है। तो जैसे आपने एसेट खरीदा वो रेडी फॉर यूज है, आप उस पर डेप्रिसिएशन चालू करो, क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है यूसेज और पासेज ऑफ टाइम की वजह से। आप एक्चुअल में कब यूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी लाके घर खड़ी कर दी, 1 साल खड़ी रही, आपने अगले साल उसको यूज करना स्टार्ट किया, तो आपका डेप्रिसिएशन रुकेगा नहीं कि जी नहीं हमने तो एक्चुअल यूज अगले साल से किया ना। पुट टू यूज नहीं देखना, रेडी फॉर यूज देखना है, वहां से डेप्रिसिएशन चालू। और बंद कब करना है, जब एसेट सेल कर देंगे, जब आपकी एसेट सेल हो जाएगी डेप्रिसिएशन बंद हो जाएगा। अगर सेल नहीं करेंगे तो आपने रिटायर कर दी है। रिटायर का मतलब क्या होता है, आप ना तो यूज कर रहे हैं ना बेच रहे हैं, आपने उसको मेमोरी के तौर पे रख लिया है, वो रिटायर्ड है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं अंबानी, अदानी और बिरला जैसे, इनके पास अपनी पुश्तैनी चीजें याददाश्त के तौर पे रखी होती हैं। सर मेरे फादर ने ये पहली गाड़ी ली थी, मेरे फादर की ये चेयर है, मेरे फादर की ये ऑफिस की चेयर है, मैं तो उसको रखूंगा, बेचूंगा नहीं, ना बेचूंगा ना यूज करूंगा, उसको बोलते हैं रिटायर्ड एसेट। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ चीजें या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ चीजें याददाश्त के तौर पे रख लेते हैं,
बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं सर, उनके खानदान की रिवायतें होती हैं, राजा महाराजा तलवारें रख लेते थे, तो वो रिटायर्ड एसेट्स हैं, उस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। या तो बेच दो, और अगर आप बेचना नहीं चाहते तो यूज भी मत करो, बाहर ही कर, रिटायर कर दिया आपने, वो बस मेमोरी के तौर पर रखी हुई है, तो डेप्रिसिएशन आपका सीज हो जाएगा। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 8 बताया था। अभी तक 2 ही कॉन्सेप्ट बताए, एक मेजरमेंट, एक डेप्रिसिएशन। ये 8वां कॉन्सेप्ट है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या है? सेल करना। तो ये बात तो सारे बच्चों को पता है कि जब एसेट बेचेंगे तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी। किताबों में वैल्यू है 8 लाख, मिले हैं 10 लाख, तो 2 लाख प्रॉफिट है। किताबों में वैल्यू है 8 लाख, मिले हैं 6 लाख, 2 लाख लॉस है, तो नफा नुकसान तो चलता ही रहता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। डिस्पोजल तो सारे बच्चों को आता ही है, एसेट को बेचना। और फिर मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 9 में एबनॉर्मल लॉस और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। पहली एंट्री एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपीई, और सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम टू पी एंड एल। जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा वो पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा, और जो भी आपको क्लेम मिलेगा वो पी एंड एल में क्रेडिट हो जाएगा। 10 लाख का एबनॉर्मल लॉस है, 8 लाख का आपका क्लेम है, 10 लाख का नुकसान हो गया, 8 लाख का क्लेम मिल गया, 2 लाख का आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे नेट लॉस दिखेगा आपको। क्लेम कम है तो लॉस है, क्लेम ज्यादा मिल गया तो आपका प्रॉफिट है। एबनॉर्मल लॉस है क्या? लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट। अगर आपकी कोई भी एसेट, लॉस बाय एक्सीडेंट, फैक्ट्री में आग लग गई, या आपकी कोई गाड़ी चोरी हो गई, मशीन चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है सर, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग टूट गई, तो जितने भी लॉसेज हैं वो सारे एबनॉर्मल नेचर के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देने आपने, क्लेम मिलेगा तो पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे हम, इतनी सी बात है। ये सारी एंट्रीज आपको पास कराई हुई है बेटे, देखो ना। फिर इसके क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, 27वां, 26वां, 23वां, 22वां और 19वां, फिर 14, फिर थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। लो जी, आपका AS10 सारा कंप्लीट हो गया बेटे। मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए बेटे। लेंदी था, 7-8 लेक्चर थे इसके ऊपर, 12.5 घंटे में कराया था मैंने रेगुलर बैच के अंदर, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बेटे रिवीजन वीडियो में मैं दे नहीं सकता आपको। मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए हैं। फटाफट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर की हुई है टेलीग्राम पे, तो AS10 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो आप। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।